हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी एक वीडियो आप लोगों को मिली होगी जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर जो कि प्रीवियस ईयर 2018 का है वो सॉल्व कराया गया है। तो जो भी हमारे संगी साथी हैं जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एचआई के हों, वीआई के हों या फिर आईडीडी के हों, तीनों ट्रेड के बच्चे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको आने वाले पेपर में काफ़ी सहायता मिलेगी। और इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं सेकेंड ईयर का एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज इस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपका पार्ट ए आता है जो कि कंपलसरी होता है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। इसमें आप देख सकते हैं 9 नंबर तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 9 नंबर के प्रश्न हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका वीआई ट्रेड का है। तो इसमें आप आईडीडी का है। इस आईडीडी में फुल फॉर्म ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपको 5 से 6 भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में 9 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से सबसे पहले देख लेंगे कि हमें किस किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी के बारे में पूछा गया है, इसको विस्तृत रूप देना है। फिर आरटीई, यूजीसी, एनईपी, सीसीई और आरपीडब्ल्यूडी, पीओए, यूईसी और एनसीटीई। तो इन सब को विस्तृत रूप में करना है। तो चलिए सबसे पहले इनके फुल फॉर्म देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पार्ट ए है और यही सारे क्वेश्चन पेपर में आपके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन था हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सीसीई, कॉन्टीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा आरपीडब्ल्यूडी, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। जब आरपीडब्ल्यूडी पूछेगा तो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वहाँ पर लिखेंगे। यदि केवल पीडब्ल्यूडी पूछेगा तो वहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज लिखेंगे। उसके बाद है हमारा पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट है हमारा एनसीटीई, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये थे हमारे फुल फॉर्म पार्ट ए के। तो आप यहाँ से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा ज़रूर वॉच करिएगा। कम से कम इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो यहाँ से क्लियर हो जाए। चलिए अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन है पहला, शिक्षा की परिभाषा लिखें। शिक्षा की परिभाषा क्या है? यहाँ पर हम शिक्षा की परिभाषा देखेंगे। अनादिकाल से ही शिक्षा को प्रगति और समृद्धि के सही मार्ग के रूप में आंका गया है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों पक्षों के विभिन्न शिक्षाविदों के विचार ने समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या की है। विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा पर अपने विचार रखे हैं। जो महत्वपूर्ण उनकी परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे।
यदि हम सामान्य भाषा में शिक्षा की परिभाषा जानें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसका विकास करना होता है और उसके ज्ञान, उसके कला और कौशल में वृद्धि व व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। वो अपने भावी जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से उसका जीवन यापन होगा, उसका व्यावसायिक जो प्रशिक्षण होता है वह भी शिक्षा पे ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से सभ्य और सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक यदि बनना है तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये कह लीजिए कि इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर लगभग विकास करते रहते हैं। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी का जो विचार है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ से एक सर्वांगीण चित्रण है। यानी कि महात्मा गांधी का कहना यह था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर ही नहीं, उसका मन और आत्मा, ये सारी चीज़ों को जब सर्वांगीण विकास करेंगे इसका या इन सब का विकास जब होगा तब ये एक जो मनुष्य होता है वो सफल नागरिक बन सकेगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार तो शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सूक्ष्म बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का धन देती है। यानी कि उसके आंतरिक शक्तियों का विकास करती है और जब उसकी आंतरिक शक्तियाँ विकास करती हैं तो आगे चलकर वो अपने जीवन में जीवन को सफल भी बना पाता है और अपने जीवन में वो हर एक मुकाम को पाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान ईश्वरीय पूर्णता का प्रकटीकरण है। यानी कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति या बालक जन्म लेता है उसे पूर्व ज्ञान कुछ नहीं रहता है। कुछ ऐसी भी ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य हो या बालक हो या व्यक्ति हो, कोई भी वो सीखने में सक्षम बन पाता है। अरस्तु के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करता है। जैसे स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार से जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो व्यक्ति पढ़ाई में मन लगा पाएगा या कह लीजिए वो किसी भी कार्य करने में अपना मन लगा सकेगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। यदि उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो किसी भी प्रकार से कहीं भी ना उसका मन लगेगा, ना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा, ना ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा और ना ही अपने उस भावी जीवन में वो अपने आप को अग्रसर कर सकेगा। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार तो शिक्षा बच्चे का भीतर से विकास करता है। जैसा कि उसकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि आंतरिक प्रकाश पड़ता है, तो उसका मतलब यही होता है कि जब उसकी आंतरिक शक्तियाँ प्रबल होंगी तभी वो अपने बाह्य जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए। तो दो भारतीय दार्शनिक के नाम हम यहाँ पर जानेंगे। आप देख सकते हैं दो भारतीय दार्शनिक के नाम में एक हैं राजा राम मोहन राय और एक है महात्मा गांधी। ये हमारे दो भारतीय दार्शनिक के रूप में है, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संस्थानों के नाम सूचीबद्ध करें। तो शिक्षा के कौन कौन से संस्थान हैं इसके बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, शिक्षा के संस्थानों के नाम, जिसमें आपका सबसे पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आएगा, दूसरा आएगा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तीसरा है राष्ट्रीय बाल भवन, चौथा है आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्थान, चौथा है आपका चार आपके पूछे गए हैं 4 नाम। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये आपके 4 नाम हैं जो कि शिक्षा संस्थान के नाम हैं। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब ये क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले जो पेपर होने वाले हैं
जून में, तो आप इसको अच्छे से वहाँ कर ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के बाद के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं चौथे क्वेश्चन का आंसर, आज़ादी के बाद के 2 शिक्षा आयोग, जिसमें पहला है आपका राधा कृष्ण आयोग, 1948 से ये 49 तक चला। दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो आपका 1953 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्यालय प्रशासन की परिभाषा लिखें। तो विद्यालय प्रशासन आपका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका उत्तर, विद्यालय प्रशासन की परिभाषा शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन को संदर्भित करता है, जिसमें एक समूह शिक्षा प्रणाली को निष्पादित करने के लिए संरचनाओं की देखरेख, योजना, रणनीति और कार्यान्वयन के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को ये जोड़ता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों, आदतों और दृष्टिकोण को सीखने के अनुभवों से सुसज्जित करता है। यानी कि विद्यालय प्रशासन अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर सरल शब्दों में देखें इसको छोड़कर, तो ये एक शैक्षिक प्रबंधन की ऐसी प्रणाली है जिसमें ये शासन अनुशासन बनाए रखता है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली को निष्पादित करने के लिए इसके देख रेख के साथ साथ इसमें बहुत सारी योजनाओं को बनाना, बहुत रणनीतियों को बनाना, साथ ही उसको किस प्रकार से उसका कार्यान्वयन करना है, यानी कि उसको कैसे चलाना है, किस कार्य को करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसमें और कौन कौन से संसाधन लाके वहाँ पे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, कौन से उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं, या बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय प्रबंधन शासन अनुशासन को बनाकर बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाता है, उनके मूल्यों को बढ़ाता है, उनके विश्वासों को जगाता है, साथ ही उनके आदत में परिवर्तन या कह लीजिए उनका जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में परिमार्जित करना, या उनको समाज के लायक बनाना, या उनको भावी जीवन में अपने जीवन को कैसे जिया जाएगा या उनका जीवन यापन कैसे होगा, व्यावसायिक रणनीतियाँ उनकी क्या होंगी, इस पर वो पूरी तरीके से कार्य करता है और विद्यालय प्रशासन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका उत्तर अच्छे से पढ़ लीजिए और ऐसे ही आप वहाँ भी लिखिएगा, चाहे अपने सरल शब्दों में लिखिएगा, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पार्ट सी, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के कार्य क्या हैं। तो शिक्षा के कार्य क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं शिक्षा के कार्य, शिक्षा की जो कार्य विधि होती है या जो शिक्षा का कार्य होता है वो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। साथ ही ऐसे अवसर इनको प्रदान करता है जिससे कि वह उन्नति कर सके, यानी कि अपने समाज में वो अच्छे से जीवन यापन कर सके और उस समाज में वो सम्मान प्राप्त कर सके, अपना एक अलग से पहचान बना सके। शिक्षा का कार्य यह भी है कि जो व्यक्ति या बालक होता है उसको आत्मनिर्भर बनाता है और उसको शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि वो उस समाज में रहते हुए अपना जीवन यापन कर सके। आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक शिक्षा वास्तव में जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति दैनिक अनुभव से व्यवहार, मूल्य, कौशल और ज्ञान प्राप्त करता है और अपने पर्यावरण में शिक्षाप्रद प्रभाव और संसाधन परिवार और पड़ोसियों से, काम और खेल से, बाजार से, इन सब जगहों से वो अपना अनौपचारिक शिक्षा पूर्ण करता है।
जैसे अनौपचारिक शिक्षा अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा किसी लिमिटेड समय तक चलता है। ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ समाज से कुछ ना कुछ सीखना, जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ परिवार के लोगों से कुछ ना कुछ सीखना, पड़ोसियों से कुछ ना कुछ सीखना। यहाँ तक कि जब आप खेल जगत में जाते हैं, कहीं कुछ खेल रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं, पास पड़ोस में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। और बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार की जगह पे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। पुस्तकालय में हो या फिर मास मीडिया, जो कि आप जानते हैं मीडिया से भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और पुस्तकालय में जाके आप पुस्तक पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इससे जो आपको ज्ञान होता है वो जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? सॉरी, आप लोगों को इसके 2 उदाहरण भी जानने थे। तो अनौपचारिक शिक्षा में आप 2 उदाहरण दे सकते हैं। बच्चे को कुछ अगर मूल बातें सिखाना है तो जैसे कि संख्यात्मक कार्य, जब हम उसे संख्या गिनने के लिए बोलेंगे या संख्या से संबंधित कोई कार्य देंगे तो वो अनौपचारिक शिक्षा होगी। और ये शिक्षा वो कैसे ग्रहण कर सकता है? यदि घर में बैठा है तो कुछ वस्तुओं को गिनकर भी आप उसको सिखा सकते हैं, या घर में मान लीजिए कोई वस्तु हो या किचन का सामान हो, जैसे 5 चम्मच आप दीजिए, फिर उसको 3 चम्मच दीजिए, बोलिए बेटा अब इसको गिनिए कितने चम्मच हुए, तो वो इससे भी वो संख्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। कोई अपनी मातृभाषा में सीख रहा हो तो वह भी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम में आएगा। यानी कि जो मातृभाषा होती है उस मातृभाषा में, चाहे घर परिवार में कुछ सीख रहा हो, चाहे पास पड़ोस में सीख रहा हो, वो अनौपचारिक शिक्षा का ही उदाहरण होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो था, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और कार्य क्या है? तो इसको हम देखते हैं कि शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह छात्रों को उस उत्तरदायित्व का वहन करने योग्य बनाए जो कि उसके भविष्य में सामने आने वाले हैं। यानी कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, अभिभावक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, और इस दोनों चीज़ों में जो पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा हो या फिर निर्देशन का कार्य कर रहा हो, तो इन दोनों का उस व्यक्ति या बालक के जीवन में कह लीजिए कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षक बालक की जो अभिरुचियाँ होती हैं उन के अनुसार ही उसको सामग्री प्रदान करता है और संकलन करवाता है, साथ ही साथ उसको प्रस्तुतिकरण भी कराता है। यानी कि बालक का जब मन होगा या रुचि होगी कोई चीज़ ग्रहण करने में या शिक्षा ग्रहण करने में, तभी शिक्षक उसको उसके अनुरूप, उसके अनुकूल उसको कोई भी सामग्री प्रदान करा के उसको उस माहौल में ढालते हुए शिक्षा प्रदान करा सकता है। लॉर्ड मैकाले भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माने जाते हैं। लॉर्ड मैकाले जो हैं वो भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं, या कह लीजिए कि इसके जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है? ये हमारा क्वेश्चन 4 था, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है? तो भारत में जो गैर सरकारी संगठन हैं वो न केवल विकलांग बच्चों के लिए घर के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि शिक्षा प्रदान करने में भी ये पूर्ण रूप से मदद करते हैं। जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं उनमें सीमित सुविधाएं होती हैं, और जो उन्हें बिना किसी विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, या कह लीजिए उन्हें विशेष सुविधाएं देने के लिए, या फिर शिक्षकों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए ये अपनी भूमिका उसमें निभाते हैं। आगे हम बात करें कि ये सभी जो पब्लिक स्कूल हैं इसमें जो
ये जो सभी पब्लिक स्कूल हैं, ये कह लीजिए कि सभी बालकों के लिए या फिर जो बालक गरीब तबके से आते हैं वहाँ पर ये उन बच्चों को एंट्री नहीं देते हैं, तो कह लीजिए कि ये उनके लिए उपलब्ध भी नहीं होते हैं। और विकलांग बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन जो हैं उनके लिए होम स्कूल के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वे इन बच्चों को इस तरह से शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं जो उनके लिए समझना या समझाना आसान हो। इस प्रकार से वे विकलांग बच्चों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि उनको घर जाकर भी शिक्षा दे रहे हैं। एक होम बेस्ड एजुकेशन होता है जिसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो बच्चे पूर्ण रूप से बेड पर होते हैं, यानी कि वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं, किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। उनके कार्य करने के लिए उनके ही घर के सदस्य हमेशा उनका सहायता करते हैं। तो होम बेस्ड जो एजुकेशन दिया जाता है वो लगभग ऑन बेड रहने वाले बच्चों को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें 2002 PWD अधिनियम का अनुच्छेद 21A की चर्चा करें। यहाँ से आप देख सकते हैं 21A अनुच्छेद पर चर्चा है। अनुच्छेद 21A ये घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वो सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। यानी कि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही परिषदीय विद्यालयों में भेजा जाता है और वही बच्चों को वहाँ पे मुफ्त सारी सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि उन्हें मुफ्त में ड्रेस मिलता है, मुफ्त में उनकी बुकें आती हैं और मुफ्त में उन्हें मिड डे मील या PM श्री जो पोषण योजना है वह भी उनको वहाँ पे मिलता है और अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा दिया जाता है। ये प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसे एक प्रमुख मील का पत्थर भी माना गया है क्योंकि देश का जो लक्ष्य है वो सभी के लिए शिक्षा हासिल करना है, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा न रह जाए जो शिक्षा से वंचित रह जाए। यानी कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बालक होगा वो परिषदीय विद्यालयों में मुफ्त में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है और वहाँ पे उसे सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे 2002 PWD अधिनियम अनुच्छेद 21A की चर्चा अगर आता है तो आप यही जानेंगे कि 6 से 14 वर्ष के जो हमारे बालक हैं जो परिषदीय विद्यालय यानी कि प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको जो जो सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर वही यहाँ पे चर्चा करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे के लिए वार्षिक विद्यालय योजना कैसे बनाएंगे? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी बौद्धिक या विकासात्मक दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं उनका अगर वार्षिक योजना बनाना है तो सबसे पहले हम उस बच्चे का प्रति सप्ताह उसका एनालिसिस करेंगे कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि कितना उसमें डेवलप हो रहा है। जब उसे हम कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं, DLS का मतलब होता है डेली लिविंग स्किल्स, DAD हो गया, इसको DLS बोलते हैं, यानी कि डेली लिविंग स्किल्स। जो दैनिक क्रिया कौशल होते हैं उसी को DLS इंग्लिश में बोला जाता है और दैनिक क्रिया कौशल सिखाया जो जाता है वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि एक बच्चे को एक सप्ताह में कोई एक चीज़ आप सिखाना प्रारंभ करेंगे, जैसे कि उसे ब्रश कराना हो या फिर उसे खाना खाना हो या उसे कपड़े पहनना हो या शर्ट के बटन बंद करने हो या जूता पहनना हो, जूते का फीता बांधना हो या उसे कंघी करना हो। ये सारी चीज़ें जब हम सिखाते हैं उसे डेली लिविंग में और रोज़मर्रा की चीज़ें भी जब उसको हम बताते हैं तो उसको हम एनालिसिस करते हैं
यानी कि एक सप्ताह में उसे हमने क्या सिखाया और वो बच्चा कहाँ तक उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा है, यानी कि उसको कहाँ तक सीख पा रहा है और सीख कर कितना वो उस चीज़ को कर ले जा रहा है, इसका हम वार्षिक योजना बनाते हैं। यानी कि पहले प्रति सप्ताह बनाएंगे, फिर महीने वाइज बनाएंगे, फिर उसको छमाही पर बनाएंगे, फिर एक साल का पूरा एनालिसिस करेंगे कि एक साल में उस बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है। इसका हम पूरा योजना बनाते हैं। उसी योजना को हम क्या कहते हैं, वार्षिक विद्यालय योजना। अब हम बात करेंगे डी पे, जिसमें हमारा ये पार्ट डी है। इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? ये ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी कक्ष में आमने सामने होते हैं। ये किस में होते हैं? औपचारिक शिक्षा में। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त का एक यह भी उद्देश्य निश्चित होता है कि उसको कितना पढ़ना है, उसका पाठ्यक्रम कितना है और उसको वो पाठ्यक्रम के अनुसार महीने वाइज कितना पढ़ना है। फिर औपचारिक शिक्षा का एक समय भी निश्चित होता है। साथ ही औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम भी इसमें निश्चित होते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम कब पढ़ना है। और औपचारिक शिक्षा में आपके शिक्षा एक निश्चित लोगों के द्वारा ही दी जाती है। यानी कि परिषदीय विद्यालयों में आप देख सकते हैं कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो कि बीएड बीटीसी या डीएड करके गए होते हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई होते हैं, वही ये शिक्षा देते हैं। यानी कि जो हमारे शिक्षकगण होते हैं उन्हीं के द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। ये था हमारा औपचारिक शिक्षा। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ये मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें किसी सीखने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं होती, सिखाने वाले लोगों की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। बालक स्वयं से अनुभव करके इसमें सीखता है। यानी कि किसी को देखकर सीखता है, किसी चीज़ को स्वयं से, जैसे ईश्वरीय शक्तियाँ जो प्रदत्त होती हैं उसके माध्यम से भी वो सीखने में सक्षम होता है। और अनौपचारिक शिक्षा में सीखने का कोई समय निश्चित भी नहीं होता है। साथ ही अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण के लिए कोई स्थान भी निर्धारित नहीं होता है। कहीं भी कभी भी ये बालक या व्यक्ति सीख सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षा में बालक किसी भी चीज़ से सीख सकता है, जैसे कि सिखाने वाला कोई भी हो सकता है इसमें, जैसे कि घर के परिवार हों, पास पड़ोस के सदस्य हों, या देश में हो रहे चर्चा परिचर्चा जो कि मास मीडिया में दिखाया जाता है, उससे भी सीख सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देखें तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में दी जाती है और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो घर से लेकर समाज तक दी जाती है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में आपके माता पिता, सदस्य, पास पड़ोस के लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही आपके औपचारिक शिक्षा में विद्यालय के शिक्षकगण अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी की भूमिका क्या है या इसकी व्याख्या करें। यहाँ से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की भूमिका। एनसीईआरटी या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान या प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त संगठन का मतलब होता है स्वतंत्र संगठन है, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। और एनसीईआरटी भारत में स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों, शैक्षिक सामग्री और पठन सामग्री के अनुसंधान, विकास और प्रकाशन के लिए ये जिम्मेदार ठहराए जाते हैं।
या कह लीजिए इसके लिए ही ये उत्तरदायी होते हैं। एनसीईआरटी की जो भूमिका है ये पूरे भारत में छात्रों और शिक्षकों व स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी अपनी भूमिका निभाती है। इसके कुछ कार्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों और अन्य शैक्षिक संस्थानों का विकास और प्रकाशन करना, शोध करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, नीतियों और दिशा निर्देशों का विकास करना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो भूमिका होती है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और पूरे भारत में स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को शैक्षिक संस्थान और सहायता प्रदान करना है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले जो थे ये हमारे पूरे हुए, लेकिन इसके बाद भी हम तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है इस पे भी थोड़े बहुत इस पे भी प्रकाश डालेंगे। तो इसमें चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन है, जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन करें। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा लॉन्ग में, लेकिन मैं चारों इसलिए डिफाइन कर रही हूँ कि ताकि आपको जो क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आए आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे पेपर में सॉल्व कर सकें। यानी कि यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं तो आप इसमें से उस क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व। चलिए देखते हैं जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य। तो जॉन डीवी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। वे शिक्षा के साध्य एवं साधन ना मानते हुए जीवन मानते हैं। उनके जीवन में शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य है तो सिर्फ मनुष्यों के गुणों का विकास करना है। वर्तमान जीवन को ये कुशलता पूर्वक जीवन के लिए जीवन का रास्ता प्रशस्त हो सके। यानी कि इनके कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान में जीवन को अगर कुशलता पूर्वक हमें सफल बनाना है या जीवन का जो रास्ता है उसे प्रशस्त बनाना है तो उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण करके या पर्यावरण के साथ समायोजन करके शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। सामाजिक कुशलता का विकास करके, वातावरण के साथ अनुकूलन करके, गतिशील एवं लचीलापन का निर्माण करके और लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण लेकर शिक्षा का उद्देश्य है उसको सफल बनाया जा सकता है। अब देखेंगे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो जॉन डीवी का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो करके सीखने का सिद्धांत है। यानी जब स्वयं आप करेंगे तभी आप किसी चीज़ को जान पाएंगे। उनके अनुसार सबसे अच्छी पद्धति वह है जिसमें बच्चे स्वयं करके विभिन्न विषयों को वो सीखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा पद्धति में बालक के जीवन क्रियाओं और विषयों में एकता स्थापित की जानी होती है। शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही जॉन डीवी ने शिक्षा के 2 तत्व भी बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बालक की रुचि को देखा जाता है और उसका प्रयास देखा जाता है। जब किसी बालक या व्यक्ति का किसी चीज़ में रुचि होगा तभी वो उस चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ को सीखने के लिए या उसको ग्रहण करने के लिए प्रयास करेगा। चौथा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के प्रमुख के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर चर्चा करें। यहाँ से आप देख सकते हैं विद्यालय के प्रमुख कर्तव्य और उत्तरदायित्व। विद्यालय के प्रमुख विद्यालय के भीतर शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करना होता है। वे शिक्षकों को नियुक्त करते हैं और वे शिक्षकों का मूल्यांकन भी करते हैं। साथ ही छात्रों का मूल्यांकन भी करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। यानी कि विद्यालय का कार्य ये होता है कि वो शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को दी जाए उसके लिए अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढना, साथ ही उन टीचरों की देख रेख में छात्रों को रखना और उनके दिशा निर्देशन के अनुसार बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना और उनकी देख रेख करते हुए उनका अवलोकन और मूल्यांकन करते रहना कि बच्चा कितना प्रयास करके कितना सीख रहा है। तो ये विद्यालय के प्रमुख कर्तव्य या कह लीजिए उनके उत्तरदायित्व होते हैं
जो कि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में चर्चा किया गया है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि विद्यालयों में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो ये था हमारा एजुकेशन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका ये पेपर आपके HI VI IDD तीनों ट्रेड में पढ़े जाने वाले हैं। तो इसलिए सभी ट्रेड के बच्चे इसको ज़रूर पेपर को सॉल्व करें और यहाँ से वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर इसको वॉच करें, ताकि आपको आने वाले पेपर में आपको यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप वहाँ पे भली-भांति इसको अच्छे से वहाँ सॉल्व कर सकें। और यदि आप लोगों को कोई टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है तो आप उस पे भी डाल सकते हैं। और जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं उसको दोबारा से प्रयास करूँगी कि आपको उसको समझा दूँ। और जो चीज़ें आपको छूट रही हैं या आप जो नहीं कर पा रहे हों अपने इस पेपर सॉल्विंग के दौरान, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं पूरी मदद करूँगी ताकि आप लोगों का पेपर बेहतर ढंग से जाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।